हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो वो रिज़र्व था उसका पर्पस था कि वर्कर की अगर हमें कोई भी फ्यूचर में लायबिलिटी आती है तो उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए हम एक रिज़र्व बना रहे थे जो कि था वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व। वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए एक रिज़र्व। अब ये जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। पहले इसके ये जो है उसी को हम पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एसेट्स, राइट। फ्लक्चुएशन का मतलब वैल्यू में चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज को बोलते हैं फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो चेंज। और रिज़र्व मतलब एक तरीके की लायबिलिटी है जो हम अलग से फंड इकट्ठा करते हैं। तो ये जो रिज़र्व है वो किस चीज़ के लिए है? इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन आते हैं और उसकी वजह से जो लॉस होगा उसको मीट करने के लिए हम ये रिज़र्व्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आर द रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर खाली क्या बोला है? ऐसे जो लॉसेस आएंगे जो मार्केट वैल्यू के फॉल होने की वजह से होंगे, उस लॉस को मीट करने के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख के, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 40,000। इन्वेस्टमेंट्स क्या है? एसेट। और अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी मतलब हमारे लिए एक तरीके का लॉस है। तो कितने का लॉस है? 60,000 का। तो अचानक से ये जो 60,000 का लॉस आ गया, उसको मीट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? एकदम से तो कंपनी के पास नहीं आते। इसीलिए कंपनी क्या करती है? रिजर्व्स बनाती है हर साल और उन रिजर्व में पैसे डाल देती है ताकि इस तरीके का कोई लॉस हो तो वो मीट हो सके। तो अब ये जो 60,000 का लॉस है वो कहाँ से हम निकालेंगे? रिजर्व्स में से। रिजर्व्स क्या हो गए? एक तरीके से हमारे जो पिगी बैंक होते हैं या फिर हम जो अलग से हमारे रुपए सेव करते हैं ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए हम उन सेविंग्स में से निकाल ले। तो एक तरीके से रिजर्व्स क्या हो गए? फर्म की सेविंग, राइट। अब उनको खाली एक जनरल नाम दे सेविंग, उससे बेटर यहाँ पे हर तरीके की एक अलग अलग सेविंग आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे घर पे सेविंग्स करें कि नेक्स्ट ईयर बर्थडे आएगा तो उसके लिए हम अलग से सेविंग करें, तो उसके लिए एक हमने अलग कर दिया बर्थडे सेविंग, राइट। और सपोज़ हम फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि अभी थोड़े टाइम में फ़ोन ख़राब हो सकता है, जो भी चीज़ है, तो हमने अलग से सेविंग कर दी फ़ोन्स के लिए सेविंग, और एक होगी जनरल सेविंग्स, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं सेविंग, वैसे ही फर्म्स अपनी सेविंग्स को नाम देती है रिज़र्व। एक होता है जनरल रिज़र्व और एक होते हैं स्पेसिफिक रिज़र्व्स। स्पेसिफिक रिज़र्व क्या हो गए? जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बनाए जा रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व एक स्पेसिफिक रिज़र्व हो गया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व एक स्पेसिफिक रिज़र्व हो गया कि भाई ये जो रिज़र्व है वो खाली वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए ही यूज़ होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन खाली इन्वेस्टमेंट में जो प्राइस फॉल होगा उसके लिए ही यूज़ किया जाएगा, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व होता क्या है, और खाली जो इन्वेस्टमेंट में फॉल होगा उसी से जो लॉस होगा उसके लिए हम इस रिज़र्व को यूज़ करेंगे, राइट। तो क्या इन्वेस्टमेंट में राइज हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। 1 लाख का सपोज इन्वेस्टमेंट है, हमारे इन्वेस्टमेंट 2 लाख का भी जा सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, राइट। तो वो हो गया हमारा राइज इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कभी भी इन्वेस्टमेंट की प्राइस राइज होती है तो वो लॉस नहीं होता, वो एक तरीके का प्रॉफिट होता है। तो उसके लिए हमें कोई रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें नेक्स्ट ईयर कोई गिफ्ट मिलने वाला है तो क्या हम उसके लिए रिजर्व बनाएंगे? नहीं, वो तो हमारे लिए प्रॉफिट है। वैसे ही फर्म के एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो फर्म के लिए एक तरीके का गिफ्ट हुआ, राइट। तो उसके लिए उनको रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी फर्म को फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए फर्म्स रिजर्व नहीं बनाती। जहाँ पे भी फर्म को लॉस होने वाला होता है उसके लिए रिजर्व्स बनता है। क्यों? क्योंकि हम कंजर्वेटिव्स अप्रोच यूज़ करते हैं। फर्म को कंजर्व, दिमाग को इस तरीके से रखना है कि
भाई लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, और उस लॉस के लिए हमें रिज़र्व बनाना पड़ेगा। काफ़ी डिटेल में हमने ये चीज़ पढ़ ली। आगे इसकी थोड़ी हम वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में इसको हम बुक्स में शो करेंगे, किस तरीके से हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ABC पार्टनर्स है। मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया। ABC पार्टनर है जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:4। सेम ये रिज़र्व वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व वाला है। हमने वहाँ पर भी ओल्ड को कंसीडर किया था। इन रिज़र्व्स में हमारे पास न्यू का कोई भी काम नहीं है। फ़िलहाल के लिए न्यू का कोई काम नहीं है। आगे इस तरीके की कुछ वर्किंग्स आएगी जहाँ पे हम न्यू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग को यूज़ करेंगे, लेकिन हम अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का बहुत ही बेसिक देख रहे हैं। उसमें हमें अभी के लिए खाली हम ओल्ड रेशियो को ही यूज़ करेंगे। फाइन, चलो बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड पे हमें दिख रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आर लायबिलिटी। कोई भी तरीके के रिजर्व्स लायबिलिटी ही होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज़ लायबिलिटी। और हमें इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू दी है 2 लाख, राइट। अब हमें क्या देखना है, हमें आगे केसेस दे रखे हैं। नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दिया है। सेकंड थर्ड को भी नहीं देखना। फर्स्ट बोला है कि हमें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मतलब ना ही तो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, ना ही हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। सेकंड क्वेश्चन, हम अभी खाली क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके साथ आंसर्स को भी देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट हो गए हमारे 2 लाख। अरे पहले भी 2 लाख ही थे, राइट, अभी भी 2 लाख है, मतलब इसमें भी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? इन दोनों में ये फ़र्क हुआ कि स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल ही नहीं दी हो इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के रिलेटेड, तो हम इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे? सेकंड बोला है कि इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन क्या बोला गया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख है, मतलब सेम है, डिफरेंस पता चला। थर्ड इज़ 1,91,000, मतलब जो मेरे इन्वेस्टमेंट 2 लाख थे अब वो 1,91,000 हो गए, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। हमें अभी खाली ये देखना है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहाँ डिक्रीज़ हो रही है और कहाँ इंक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ में हम रिज़र्व्स को यूज़ करेंगे, इंक्रीज़ हुई तो हमें रिज़र्व का कोई काम नहीं है और हम वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। आगे हम वर्किंग देखेंगे बहुत ही डिटेल में। यहाँ पर नेक्स्ट में 2,18,000 हो गई, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। और फिफ्थ में अगेन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। पहले एक मैं बेसिक बता देती हूँ कि किस तरीके से वर्किंग होगा। एक जनरल एंट्री होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है, लायबिलिटी। अब हम उस इन्वेस्टमेंट रिज़र्व क्या है, लायबिलिटी। अब हम उस इन्वेस्टमेंट रिज़र्व को यूज़ कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व हमेशा क्या होगा, डेबिट। जिससे वर्कमैन कंपेंसेशन रिज़र्व डेबिट हो रहा है क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लायबिलिटी थी, यूज़ कर रहे हैं तो रिवर्स एंट्री, इसलिए अब हो गया डेबिट। अगर कुछ बचा तो वो जाएगा पार्टनर अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो वो होगा डेबिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो वो होगा क्रेडिट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है, ये सेकेंड एंट्री। अगर ये होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो इसके साथ साथ एक दूसरी एंट्री भी होगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इनफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। सेम जैसा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में करते थे। अगर सपोज़ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1,000 है और लायबिलिटी आ गई 1,500, मतलब क्लेम आया 1,500, तो हम क्या करते थे, 500 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में से लेते थे। सेम यहाँ पर रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट हम कब करेंगे, कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व से ज़्यादा गिर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट है 2 लाख और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1 लाख, ठीक है, रिजर्व्स हमारे पास है 50,000, गिरी है 1 लाख से, रिजर्व्स 50,000 ही है, तो जो डिफरेंस 50,000 है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। यहाँ पे मैंने खाली एंट्रीज़ लिखी है, अभी हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन।
तो हम और अच्छे से देखेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इफ़ यू कैन सी दिस। क्वेश्चन नंबर 1 अगर नहीं दिख रहा हो प्रॉपर तो मैं क्वेश्चन को रिपीट भी करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी हम यही अज्यूम करेंगे कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो फर्स्ट होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना हम डिवाइड करेंगे, 18,000 जो रिजर्व बना हुआ है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, दैट इज़ 4:3:2। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा डेबिट कर देंगे 18,000 से। ये एंट्री तो कोई भी केस हो, ये एंट्री तो फिक्स है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी हमें दे रखा है लाइबिलिटी में, एज इट इज़ पूरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दो, और उसके बाद की एंट्रीज़ में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 18,000 को अगर 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। यहाँ फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, नरेशन लिखना मत भूलना। सेकेंड एंट्री में कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख। पहले भी 2 लाख थी, अभी भी 2 लाख है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो हमारी जो सेकेंड एंट्री है वो सेम रहेगी एज अबव। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि हमारे कोई चेंज नहीं हुआ है, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हुई है। अगर कम होती तो हम इस इन्वेस्टमेंट रिजर्व को कहीं यूज़ करते, लेकिन कम नहीं हुई है तो एज इट इज़ हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये वाली एंट्री एज इट इज़ सेम रहेगी। थर्ड, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,91,000, यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है और हम रिजर्व्स में से यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो है हमारी वो तो सेम रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, राइट। अब हमें देखना है इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी हो गई 1,91,000, राइट। यानी इसमें से हमने कितना यूज़ किया है, कितनी मेरी कम हुई है, 9,000 से मेरी वैल्यू कम हुई है। कैसे, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट्स थे, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 1,91,000, तो कितने का डिफरेंस आया, 9,000 का। यानी इस 9,000 को हम कर देंगे क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट 9,000। क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एसेट होते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट्स अगर कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट होते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स हमने कर दिया 9,000 से क्रेडिट। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना बचा, 18,000 माइनस 9,000, 9,000 बचा। इस 9,000 को हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। जो 9,000 है उसको हम 4:3:2 में डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000, राइट। पॉज करो, इस एंट्री को अच्छे से समझो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना दिया है एज इट इज़ डेबिट किया। रिजर्व्स क्यों बनाया गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो जितना से कम हुआ है हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स में से यूज़ कर लेंगे। तो कितने से कम हुई है, 9,000 से, इसीलिए हमने यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट कर दिया 9,000, राइट। अब जितना बचा वो हमने पार्टनर में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 2,18,000। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एज इट इज़ जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हम पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर दो एंट्री होगी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 18,000, तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, तो तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा 8,000, 6,000 और 4,000।
राइट। हमने ऊपर देखा था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से वैल्यू बढ़ी है, 2 लाख था, 2 लाख 18 हो गया, 18,000 से वैल्यू बढ़ी तो हमने यहाँ पे 18,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया। ये एंट्री थोड़ी देखने लायक है क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या किया स्टूडेंट्स, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें हमारी बुक्स में भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसको हम उसी तरीके से लेते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो हम एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट टू बैंक, राइट, यानी हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पर भी एक तरीके से वही हो रहा है कि पहले हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थे वो 2 लाख के थे, अब 2,18,000 हो गए, तो मेरे को ये जो 18,000 है वो कहीं ना कहीं तो बुक में शो करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये एंट्री की है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या हमने उस 18,000 के लिए कोई पैसे दिए? नहीं, हमने क्या किया है, हमारी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया है, इसीलिए वो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जब जब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो हम कहाँ डालते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो भी हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन पॉइंट सुनना, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तब भी हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन अगर हमारे पास कुछ रिजर्व्स है तो पहले हम रिजर्व्स को यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर किया है हम, पहले जैसे यहाँ पे किया है, जैसे रिजर्व्स है तो पहले रिजर्व को यूज़ करेंगे। अगर रिजर्व्स नहीं है तो फिर वो जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। 5th क्वेश्चन में हम इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 1,73,000। ये 5th केस में ये पूरी की पूरी कहानी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। 5th केस में हमें बोला है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,73,000 है, यानी हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने से कम हुए, 27,000 से। हमारे पास रिजर्व्स कितना है, बस 18,000। अगेन मेरे रिजर्व्स थे 2 लाख, मेरे जो इन्वेस्टमेंट थे वो थे 2 लाख, अब मेरे इन्वेस्टमेंट हो गए 1,73,000, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुए, 27,000 से, राइट। अभी तक मैंने क्या बोला था कि अगर जो भी हमारा फॉल इन वैल्यू हुआ वो हम यूज़ करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन ये केस अगर देखा जाए तो इस केस में मेरे पास रिजर्व्स 18,000 है और मेरा जो लॉस हुआ है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है वो 27,000 से कम हुई है। तो जो बाकी का डिफरेंस है, 18,000 के अलावा का जो डिफरेंस है वो हम कहाँ से लेकर आएंगे, वो हम लेकर आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में से, राइट। देखते हैं किस तरीके से अब इसकी एंट्रीज होगी। तो फर्स्ट एंट्री तो हमें पता ही है, फर्स्ट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ, 27,000 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27,000, राइट। ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से आएगा, 18 और 27 का जो डिफरेंस है वो कहाँ से आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। खाली यही जो एंट्री है वो थोड़ी सी देखने लायक है, बाकी सब तो बहुत इजी है। ये चीज़ हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में भी देखी थी स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कम पड़ जाता है तो हम कहाँ से लेकर आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से। अगर हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ज़्यादा होता है तो हम वो क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, हम इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स है, एसेट की वैल्यू को ऊपर नीचे देख रहे हैं। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी
तो हम क्या करेंगे, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, राइट। अगर एसेट की वैल्यू कम हुई तो पहले हम रिजर्व्स में से यूज़ करेंगे। देखो ये रिजर्व को डेबिट किया और जो डिफरेंस आया वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स यूज़ ही नहीं हो रहे हैं तो एज इट इज़ हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बहुत सिंपल है, मैं एक चार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। 3 चीज़ हो रही है, 3 हम आगे देखते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 3 केस हुए। फर्स्ट, अगर हमारे पास कोई केस नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर हमें बोला है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज इट इज़ ओल्ड रेशियो में। सेकंड, अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हमने अभी क्या देखा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एज इट इज़ हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। और उसके बाद जितना भी इंक्रीज़ हुआ है, जैसे अगर 2 लाख है, 2 लाख से 18,000 हुआ है, 2,18,000, तो हम इस 18,000 को इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, राइट। इसको हम ओल्ड रेशियो में डाल देंगे और जो 18,000 है वो हमने इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया। ये चीज़ हमने वहाँ भी देखी थी लास्ट क्वेश्चन में। इसकी एंट्री एक अलग तरीके से भी हो सकती है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट किया कितने से, 18,000 से। इन्वेस्टमेंट कितने से हमारा इंक्रीज़ हुआ, 2 लाख से 2,18,000, तो वो भी 18,000 से। और बाकी जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उसको हम पार्टनर में डिवाइड कर देंगे और टू रिवैल्यूएशन। इसमें हमने क्या किया, इन दोनों एंट्रीज़ को कंबाइन कर दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन, राइट। इस एंट्री को इसी तरीके से करो तो भी वेल एंड गुड। लास्ट है हमारी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन रिजर्व्स, मतलब अगर हमारे पास रिजर्व 18,000 है लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 से डिक्रीज़ हुई है, तो उस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स टू इन्वेस्टमेंट, और जो ज़्यादा 9,000 जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में से ले लेंगे। तो रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट हमने जो क्वेश्चन में किया था वो हमने इस तरीके से किया था। इस एंट्री को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ये एंट्री आ जाएगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 18,000, रिवैल्यूएशन 9,000 और 27,000। ये दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन एक में हम क्या कर रहे हैं, एंट्री को अलग अलग शो कर रहे हैं, एक में हम एंट्री को कंबाइन कर रहे हैं। वापस एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें अलग अलग करना है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, और जितने से डिक्रीज़ हुआ है, हम जितना हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है उतने इन्वेस्टमेंट हम 18,000 से कम कर देंगे, राइट। ये लेकिन हमारा डिक्रीज़ कितने से हुआ है, 27,000 से। हमने तो अभी 18,000 ही क्रेडिट किया है, बचा हुआ 9,000 का हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में से लेंगे, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। ये हो गई अलग अलग एंट्री। साथ में करेंगे तो क्या होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 18,000 डेबिट किया, एज इट इज़ पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट 27,000 क्रेडिट किया, जो डिफरेंस है वो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में से ले लिया, ठीक है। इस एंट्री को खाली यहाँ पर कंबाइन किया गया है। यहाँ पर भी हम वो सेम चीज़ देखेंगे। अगर हम डिफरेंट एंट्री करें तो पहले वर्कमैन कंपेंसेशन, हमारी एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, यानी इस केस में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वर्कमैन, यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम अलग अलग एंट्री करें तो क्योंकि हमारी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एज इट इज़ पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, और फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। साथ में एंट्री करें तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स 18,000, इन्वेस्टमेंट कितने से 18,000, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जाएगी टू रिवैल्यूएशन, और बाकी जो है
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। इस चार्ट को अगर क्लियरली कर लो, अच्छे से कर लो, तो फिर ये पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा।